आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं कक्षा 8 है प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना। सत्र 2023-24 का है ये चैप्टर। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले इस चैप्टर को। तो सबसे पहले परिचय के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज। क्या पढ़ने वाले हैं? बहुभुज। ठीक है, तो बहुभुज क्या होता है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अगर आप बहुभुज की बात करते हैं कि बहुभुज होता क्या है, बहुभुज क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ। क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। कोई भी आकृति अगर वो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई है तो वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? बहुभुज कहलाएगी। जैसे ये आपकी आकृति है त्रिभुज की, तो 1 2 3 भुजा है, तो ये भी क्या होगी? आपकी बहुभुज होगी। नाम तो इसका त्रिभुज है, इसको आप क्या बोलोगे? बहुभुज, क्योंकि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। ये क्या हो गई? आपके वर्ग। वर्ग भी देखो 1 2 3 4 भुजा है, तो ये भी क्या होगी? आपके बहुभुज हो गई। समझ में आ गया? यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? बहुभुज। इसका नाम है त्रिभुज, लेकिन इसे हम कहते क्या है? बहुभुज। ये वर्ग है लेकिन इसी आकृति क्या है? बहुभुज है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आयत है लेकिन ये भी क्या कहलाएगा? बहुभुज। तो इसका मतलब ये सभी क्या है? बहुभुज हैं। ये है सभी क्या है? आपके बहुभुज है। समझ में आ गया? ये सारे के सारे क्या है? आपके बहुभुज है। अब बात करते हैं हम बहुभुजों का वर्गीकरण। कैसे कि बहुभुज जो है वो वर्गीकरण कैसे? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3। 1 2 3 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। आगे चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, जिसके अंदर कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती है। ध्यान रखना है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। आगे देखो यहाँ पे पंचभुज। 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? पंचभुज कहते हैं, जिसमें कितनी भुजाएं होती है? 5 भुजाएं होती है। आगे देखो षष्ठभुज। 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को षष्ठभुज कहते हैं, जिसके अंदर 6 भुजाएं होती है। उस आकृति को हम क्या कहते हैं? षष्ठभुज कहते हैं। आगे वाली देखो यहाँ पर 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम सप्तभुज कहते हैं, जिसके अंदर कितनी भुजाएं होती है? 7। तो आपको बस इनकी परिभाषा याद रखनी है कि 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बस ये आपको याद रखना है। आगे देखो यहाँ पे अष्टभुज। 8 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अष्टभुज कहते हैं। कितनी भुजाओं से? 8 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अष्टभुज कहते हैं। समझ में आ गया? जिसके अंदर 8 भुजा होती है वो अष्टभुज। आगे देखो यहाँ पर 9 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को नवभुज कहते हैं। कितनी भुजाओं से? 9 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को नवभुज कहते हैं, जिसमें 9 भुजा होती है। 10 भुज। 10 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को 10 भुज कहते हैं। कितनी भुजाओं से? 10 भुजाओं से जो बंद आकृति होती है उसे हम 10 भुज कहते हैं। तो आपको ये बस याद रखनी है परिभाषा। ठीक है, आगे देखो अब उत्तल बहुभुज तथा अवतल बहुभुज। बहुभुज के बारे में हम समझ चुके हैं कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अब उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होता है? तो सबसे पहले देखो उत्तल बहुभुज, परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो आपको उत्तल बहुभुज में याद रखना है कि ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर यानी अंदर की ओर स्थित होते हैं उत्तल बहुभुज कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसके जो विकर्ण होते हैं ना वो कहाँ हो? अंदर की ओर स्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका उत्तल बहुभुज कहलाएगा। समझ में आ गया? जिसके विकर्ण कहाँ हो? अंदर की ओर। जैसे इस आकृति में देखो हम विकर्ण बनाते हैं, देखो यहाँ पर इसके सारे विकर्ण कहाँ बने? अंदर की ओर, तो ये कौन सा होगा? उत्तल
बहुभुज। इसमें भी कहाँ बनेंगे, अंदर की ओर बनेंगे ना, एक इधर और एक इधर। इन सब में क्या बनेंगे, अंदर की ओर ही बनेंगे, इसलिए ये सब के सब क्या कहलाएंगे, उत्तल बहुभुज। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे अवतल बहुभुज, यानी ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर तथा बाहर दोनों ओर स्थित होते हैं, वो अवतल बहुभुज कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसके जो विकर्ण होते हैं ना, अंदर और बाहर दोनों होते हैं, अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। कैसे, देखो जैसे ये आकृति अब आपके तीनों, तो इनमें बाहर भी है और अंदर भी है। देखो बाहर के लिए ये दोनों मिलाएंगे तो ये एक विकर्ण हो गया, अंदर के लिए ये दो विकर्ण हो गया, अंदर भी, और ये एक अंदर और हो गया, अंदर भी है और बाहर भी है। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवतल बहुभुज। और जिसमें सिर्फ अंदर की ओर विकर्ण स्थित हो वो आपका कहलाएगा उत्तल बहुभुज। समझ में आ गया उत्तल और अवतल में। अगला देखो यहाँ पे सम बहुभुज तथा विषम बहुभुज। ये क्या होते हैं, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। तो सबसे पहले देखो सम बहुभुज। तो आपको सम बहुभुज में याद रखना है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान माप के हो उसे सम बहुभुज कहते हैं। मतलब जिसकी सभी भुजा एक ही माप की हो और सभी कोण ही एक माप के हो तो वो सारे के सारे जो कहलाएंगे बहुभुज, वो सम बहुभुज कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये एक वर्ग है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यानी सारे कोण बराबर है, और वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो सारी भुजा भी बराबर है, सारे कोण भी बराबर है, तो ये एक समबाहुभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं, उसके अंदर बराबर होते हैं। तो ये उदाहरण दे सकते हो कि वर्ग और जो समबाहु त्रिभुज है वो समबाहुभुज है जिसमें प्रत्येक कोण बराबर है और प्रत्येक भुजा बराबर है। अगला है विषम बहुभुज। तो आपको विषम बहुभुज में क्या याद रखना है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण असमान माप के हो, यानी भुजा अलग होगी, कोण बराबर होंगे तो भी वो विषम होगा। अगर कोण बराबर और भुजा अलग होगी, ठीक है, तो भी विषम होगा। दोनों बराबर होने चाहिए। अगर कोण बराबर और भुजा बराबर है तो वो सम होगा। अगर कोण बराबर और भुजा अलग अलग है या भुजा बराबर और कोण अलग अलग है तो वो विषम होगा। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या है, असमान हो, तो वो विषम बहुभुज कहलाता है। देख यहाँ पे आयत है, अब आयत में प्रत्येक कोण बराबर होता है लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होती है। प्रत्येक कोण बराबर होता है 90 डिग्री का, लेकिन प्रत्येक भुजा नहीं होती। तो इसका मतलब ये एक विषम बहुभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में देखो भुजा हो सकती है लेकिन यहाँ पे कोण नहीं होगा, दोनों तीनों के तीनों बराबर, क्योंकि एक 90 डिग्री का होगा तो दूसरे दोनों 90 के हो नहीं सकते। तो इसका मतलब जिसमें कोण और भुजाएं बराबर नहीं होती है वो क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज। समझ में आ गया आपको। अंतिम देखो यहाँ पे बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों यानी आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। किसी भी बहुभुज का अगर विकर्ण होता है तो कैसे पता करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इस कोने का विकर्ण मुझे प्राप्त करना है तो इसके दो शीर्ष यानी इसके दो कोने छोड़ के सामने मिलाना है। जैसे ये कोना मुझे लेना है यानी ये शीर्ष लेना है, तो इसका पास वाला शीर्ष ये और इसके पास वाला शीर्ष ये, इन दोनों को छोड़ के सामने मिला सकते हो आप। तो यहाँ पे कैसे देखो, जब आप ये कोना ले रहे हो शीर्ष तो ये छोड़ोगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो आप इसको ऐसे मिला सकते हो। उसके बाद जब आप ये लोगे तो ये छोड़ दोगे इसके सामने वाला, तो ये आप इसमें मिल गया। तो दो विकर्ण हो गए। इसी तरह इसमें भी कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे ना, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अब इस आकृति में देखो, अब मैं अगर ये वाला ले रहा हूँ शीर्ष तो इसका ये और ये छोड़ना, इसका पड़ोसी कौन कौन सा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बाकी के सब मिला दो। जैसे 1 2 और 3, क्या हम इसको मिला सकते हैं या दोनों को नहीं मिला सकते ना, इसलिए अब ये जो कोना है इन तीनों से मिल गया। अब ये देखो ये वाला जो है इससे मिलेगा नहीं और इससे नहीं मिलेगा, तो अब ये भी 3 से मिलेगा। एक तो ये हो गया, एक आपका ये खुद हो गया और एक ये सामने वाला हो गया। अब देखो इस कोने की बात करते हैं, तो ये जो है इससे नहीं मिलेगा और इससे नहीं मिलेगा, इससे तो मिलेगा ना, और इस सामने वाले से मिलेगा और ये मिल गया। इसमें देखो
ये इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे मिल गया, इससे मिल गया और इस सामने वाले से मिलेगा, ऐसे। ठीक है ना, ये आपके क्या हो गए, विकर्ण हो गए। ऐसे विकर्ण बनाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आज के इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।